नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जिस मुद्दे पर आरजेडी लगातार घेरने का प्रयास एनडीए सरकार को कर रही है और खास तौर पर अशोक चौधरी को कर रही है। अशोक चौधरी सिर्फ आरजेडी के ही घेरे में नहीं है। आपको बता दें, अशोक चौधरी जेडीयू के भीतर भी सवालों के घेरे में, और इस बात से पर्दा उठाएंगे हमारे संवाददाता जो कि पटना से जुड़ रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो आयोग बना और इस आयोग को लेकर के जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जमाई और जीजा आयोग का नाम दिया, तथाकथित दामाद और जीजा आयोग, एनडीए को तो उन्होंने कह दिया नेशनल दामाद आयोग। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जेडीयू के सर्वोपरि नेता नीतीश कुमार इसको निरस्त करने जा रहे हैं? बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अशोक चौधरी अपनी पार्टी में ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी में उनके भीतर सवाल है और कुछ नेता ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया है। मैंने एक दिन पहले भी आपको ये बताया था, तो मैं आज इस बात से भी पर्दा उठाऊंगा कि आखिरकार पार्टी में कौन से ऐसे नेता हैं जो अशोक चौधरी के खिलाफ मुखर हैं। इस सारी बातों के पीछे का पृष्ठभूमि यह है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। याद करिए लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में अशोक चौधरी की सुपुत्री, जी हां, शांभवी चौधरी चुनाव लड़ी। शांभवी चौधरी काफी पढ़ी लिखी हैं, मेरिटोरियस हैं, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, और बहुत यंग है, 25 साल की है। लेकिन शांभवी चौधरी जैसे ही चुनावी मैदान में उतरी, उनके सामने जो दूसरे प्रत्याशी खड़े थे वो महेश हजारी के सुपुत्र थे, और महेश हजारी भी जेडीयू के कद्दावर नेता हैं। एक एनडीए से खड़ी थी अशोक चौधरी की सुपुत्री, दूसरे महागठबंधन से खड़े थे, इंडिया ब्लॉक से खड़े थे। दोनों आमने सामने थे और अशोक चौधरी महेश्वर हजारी के पीछे पड़े थे कि आखिरकार इंडिया ब्लॉक से उनके सुपुत्र कैसे चुनाव लड़ रहे हैं और उस चुनाव में पूरे तरीके से महेश्वर हजारी कैसे समर्थन कर रहे हैं। और मैं आपको पुख्ता तौर पर बता सकता हूं कि अशोक चौधरी ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि किस तरीके से महेश्वर हजारी को पार्टी से निकलवाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अशोक चौधरी कर नहीं पाए क्योंकि अशोक चौधरी की मुखालफत विजय चौधरी ने की, जो मेरे सूत्र बताते हैं। और विजय चौधरी ने इसलिए की क्योंकि विजय चौधरी को यह अच्छा नहीं लगा कि उनके इलाके समस्तीपुर में अशोक चौधरी की सुपुत्री शांभवी चौधरी चुनाव लड़ने क्यों उतर रही। गंभीर सवाल है, और इसलिए महेश्वर हजारी को पार्टी से विदा करने में अशोक चौधरी कामयाब नहीं हो पाए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी ने दामाद को पुरस्कृत कराया, आयोग में जगह दिलाया, सदस्य बनाया। ऐसे में पार्टी के भीतर एक बार फिर से अशोक चौधरी पर सवाल उठने लगे हैं कि जिस जेडीयू पर परिवारवाद का कभी आरोप नहीं लगा, उसी जेडीयू के एक कद्दावर नेता किसी पार्टी से बेटी तो दूसरे पार्टी के जरिए या दूसरे संगठन के जरिए दामाद को सेटल कराने में लगे हुए हैं। और यह सब हो रहा है किसकी सरकार में? तो यह हो रहा है नीतीश कुमार की सरकार में। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो फिर एक सवाल यह भी उठेगा ना कि क्या निशांत कुमार अगर इस बार चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या फिर निशांत का विरोध कर पाएंगे? और अगर निशांत का विरोध नहीं कर पाएंगे तो सवाल फिर उठेगा कि अरे भाई, नीतीश कुमार के बेटे पर आप सवाल नहीं उठा रहे हैं और अशोक चौधरी की बेटी और दामाद पर आप सवाल उठा रहे हैं। माहौल बेहद इंटरेस्टिंग है, सवाल भी बहुत लाजवाब है, और इस बात का जवाब आपको दूंगा। चलते हैं आपको सीधे अपने संवाददाता के पास, और कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं और आपको बहुत सारी घटनाएं जो जेडीयू के भीतर हो रही हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलते हैं सीधा, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ विजय श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक कुचगवे जी जुड़े हुए हैं। दीपक कुचगवे साहब, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक कुचगवे वरिष्ठ पत्रकार है, माफ करिएगा जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार लिखिए, पीसीआर वरिष्ठ पत्रकार लिखिए। और हमारे साथ सुजीत कुमार संवाददाता भी जुड़ रहे हैं पटना से। सुजीत, आज प्रधानमंत्री का दौरा है,
है, सिवान पहुंच चुके हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। एनडीए के लोग बहुत उत्साहित हैं। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी उनके साथ खुली जीप में घूमते हुए भी देखे गए। पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या अशोक चौधरी ने जो किया, जीतन राम मांझी ने जो किया और चिराग पासवान ने जो किया, और उसके बाद बिहार में परिवारवाद का जो धार है वो कुंद होता दिखाई पड़ रहा है। और खास तौर पर जेडीयू भी अब परिवारवाद के खिलाफ मुखर होकर के बोल नहीं पाएगी, क्योंकि अशोक चौधरी अपनी बेटी और दामाद दोनों को सेटल करते दिख रहे हैं। अशोक चौधरी को लेकर के जेडीयू के भीतर क्या माहौल है, अन्य नेता क्या सोच रहे हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक अपडेट मैं देना चाहूंगा आपके साथ अपने सभी दर्शकों को। इसी मामले पर अभी कुछ देर पहले मेरे जदयू से एक टॉप लीडर से बातचीत हो रही थी, जो कि जदयू के गठन या यूं कहें समता पार्टी के टाइम से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। हर कदम मतलब हमनवा है वो नीतीश कुमार के। बहुत मजेदार बात उन्होंने बताई। अशोक चौधरी के इशू पर मेरी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि 4 से 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे खेल को रचा है। मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं इशारा इतना कर दूंगा, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि वैसे लोग जो पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लेकर के विधानसभा तक जो बहुत एक्टिव रहते हैं, उनका ये सारा खेल रचा हुआ था। और एक मजेदार बात मैं आपको यहाँ भी बताता हूँ। मैंने जब पूछा कि इन पूरे मामले में अनंत सिंह की क्या भूमिका थी, तो स्पष्ट रूप से कहना था कि उनकी कोई भूमिका नहीं है, वो इस कॉन्स्पिरेसी में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ये बड़ा मजेदार। आप कौन सी कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, जरा इसको फिर से आप एक्सप्लेन करिए, मुझे लगता है जनता समझना चाहेगी। बिल्कुल पंकज जी, ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी आरएसएस कोटा, बेटा और दामाद, जितना हल्ला हंगामा मृणाल पासवान और देवेंद्र मांझी पर हुआ, उससे कहीं ज्यादा आरएसएस कोटा, बेटी का समस्तीपुर से एमपी होना और फिर दामाद का धार्मिक न्यास बोर्ड में मेंबर होना, ये उससे उन दोनों से ज्यादा रहा। और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में जो मेरी बात हुई आज, एकदम ताजा तरीन बात है ये, उसमें जिससे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में अनंत सिंह नहीं पढ़ना चाह रहे थे, वो सॉरी माफ करना चाहेंगे, ललन सिंह नहीं पढ़ना चाह रहे थे, और उन्होंने पूरी तरीके से इस मामले से अपने आप को हटा लिया है। बहुत मजेदार है। लेकिन उसी शख्स ने ये कहा, मैंने कहा फिर ये कैसे संभव है कि एक दामाद का उसमें नाम चला जाता है? तो उसी नेता ने कहा कि आप नहीं समझ रहे हैं, 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो सीएम के साथ हर वक्त रहते हैं, और वो विधानसभा से लेकर के कार्यालय तक काफी एक्टिव रहते हैं। ये बहुत मजेदार है। हालांकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड में मुझे उनका नाम बताया, लेकिन विश्वास वाली बात है, मैं वहां पर अपने दर्शकों के सामने ये नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ ये जरूर कह सकता हूँ, उन्होंने कहा कि आप इशारा कर सकते हैं, जो दर्शक समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। ये पूरा खेल उन्हीं का रचा हुआ था। ये बहुत मजेदार है। ये लेटेस्ट अपडेट है पंकज जी, आज की अपडेट है ये। और इसमें जो आपने कहा कि पार्टी में, बिल्कुल पार्टी में एक बहुत बड़ा तबका इस पूरे बात को लेकर के नाराज है। पार्टी के तमाम सीनियर लीडर जो जो पहली श्रेणी में आते हैं, वो इस पूरे बात को लेकर के नाराज हैं। लेकिन वैसे लोग नाराज नहीं है जो सेकेंड लेवल में आते हैं और जो विधानसभा से लेकर के और प्रदेश कार्यालय तक एक्टिव रहते हैं। तो कुल मिलाजुला के अगर मैं निष्कर्ष के रूप में बताऊं, तो निस्संदेह अशोक चौधरी के इस स्टेप को लेकर के जदयू में नाराजगी है। नहीं, जदयू में नाराजगी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक बात तो पहले भी उठा था कि नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद को प्रश्रय नहीं दिया। अब भले ही बात उठ रही है कि भाई पार्टी को बचाने के लिए निशांत कुमार को लाना पड़ेगा, ये मांग जेडीयू के नेता कर रहे हैं, ये मांग जेडीयू के संगठनकर्ता कर रहे हैं, ये मांग जेडीयू के कार्यकर्ता कर रहे हैं, पर अभी तक नीतीश कुमार के तरफ से निशांत को आगे तो नहीं बढ़ाया गया है। तो बड़ा सवाल ये उठता है, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कि नीतीश के मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक चौधरी उन्हीं के शासनकाल में, चलिए बेटी को दूसरी पार्टी से दिला दिए और वो लोगों ने चुन लिया, तो कहा जा सकता है कि जनता की अदालत में फैसला हुआ वो ठीक है।
पर आयोग में जगह देने की जो बात हो रही है और फिर आरएसएस का जो नाम आ रहा है, और आप ही बता रहे हैं कि कई नेता खुश नहीं है क्योंकि उनको लग रहा है कि अशोक चौधरी के इस कृत्य से नीतीश कुमार के दामन पर दाग लगा है। जिन्होंने कभी परिवारवाद को प्रश्रय नहीं दिया, अशोक चौधरी उन्हीं की आड़ में अपनी गोटी सेट कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। और इस वजह से कई नेता जेडीयू में नाराज हैं, आप ये भी कहना चाह रहे हैं। तो जरा ये बताइए, कई नेता का मतलब क्या है? कहा तो ये जाता है कि भाई जो बड़े नेता हैं वो उनके आसपास ही रहते हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, वो उनके आसपास ही रहते हैं, विजय चौधरी हैं, आसपास ही रहते हैं, अब अशोक चौधरी भी हैं, वो भी आसपास ही रहते हैं। तो किस तरह के नेता नाराज हैं? विजेंद्र यादव नाराज हैं, श्रवण कुमार नाराज हैं। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये कुछ ऐसे नेता हैं जो जेन्युइनली जेडीयू के कोर वोट बैंक को लेकर के चिंतित रहते होंगे कि भाई ये जो नीतीश कुमार के नजदीक हैं, इनका जनाधार ज्यादातर का, ललन सिंह बार बार चुनाव जीते हैं, ललन सिंह जनाधार वाले नेता कहे जा सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अशोक चौधरी को तो जनाधार वाला नेता अभी तक तो नहीं कहेंगे। बड़ा सवाल यह है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि क्या जेडीयू के भविष्य को लेकर चिंतित लोग जो जेडीयू के भीतर हैं और जो उस जाति से संबंध रखते हैं, मतलब उच्च जाति के तो नहीं है, क्या वो लोग परेशान हैं और वो लोग चाहते हैं कि ये आयोग निरस्त हो और नीतीश कुमार के अंतिम पड़ाव पर, जब वो राजनीति के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं, तो क्या ऐसे समय पर नीतीश कुमार पर इस तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए? और ये आरोप लगता है तो ये बात और भी पुख्ता हो जाती है कि नीतीश कुमार अचेत हैं, नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं, प्रशांत किशोर घूम घूम कर कह रहे हैं। यहां तक कि आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव भी खुल करके कहते हैं, कहने के दौर में यह भी कह जाते हैं कि बड़े अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, उनकी पत्नी भी सदस्य बन गई, देखिए ये दामाद आयोग है, जीजा आयोग है, पता नहीं क्या क्या है। तो मैं वही सवाल कह रहा हूं कि जो मुद्दा परिवारवाद का मुद्दा, जो लालू प्रसाद के खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, आपको लगता है कि इस चुनाव में इन वजहों से यह मुद्दा किसी भी तरीके से बड़ा मुद्दा हो पाएगा? क्योंकि अब तो इस मुद्दे को तेजस्वी उठाने लगे। देखिए पंकज जी, मैं 3 अलग अलग बातें बताऊंगा आपको जो लेटेस्ट अपडेट है। पहली बात, आपने विजेंद्र यादव का नाम लिया, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूंगा। मेरी बात जिससे हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर विजेंद्र यादव इस पूरे मामले में होते तो इतना तूल ही नहीं पकड़ता। यानी कि ये बात राज आज खुल गई कि विजेंद्र यादव को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, या यूं कह सकते कि उनको भी इस पूरे मामले से कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि मैंने जब अपने सोर्सेज से बातें की तो उनका यही कहना था कि विजेंद्र यादव होते, ललन सिंह होते, तो ये सारी चीजें सामने आती ही नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, विजेंद्र यादव का नाम मैंने लिया इसका था। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ललन सिंह को जानकारी नहीं थी, विजेंद्र यादव को जानकारी नहीं थी और यहां गोटी लाल कर लिया गया। कोच गवे साहब, श्रीवास्तव जी, आ रहा हूं, आप लोग से एक्सपर्ट कमेंट लूंगा, एनालिसिस भी लूंगा, आप बेहतर बता पाएंगे। लेकिन पहले मैं न्यूज सामने रख दूं, जो हार्ड फैक्ट्स है, जो मेरे रिपोर्टर पटना में रहते हैं वो बता रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है जेडीयू के अंदर। बताइए सुजीत। बिल्कुल, तो मेरे सोर्सेस ने ये कहा कि आप इस चीज से बिल्कुल मुत्तमईन रहें कि अगर विजेंद्र यादव होते, अगर ललन सिंह होते, तो इतनी कॉन्स्पिरेसी होती ही नहीं जो आज यहाँ पर डिफेंड करना पड़ रहा है जदयू को, और जदयू के सामने ये अनवांटेड सिचुएशन नहीं बनता। निसंदेह ये जदयू के लिए अनवांटेड सिचुएशन है, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने कहा निशांत को अगर राजनीति में आने की, उसी सोर्सेस का ये कहना है कि आप इस चीज को ध्यान रखिए, अगर नीतीश कुमार जब तक सक्रिय राजनीति में है, निशांत राजनीति में नहीं आएंगे। मैंने कहा इसका कितना परसेंट इस बात को सही माना जाए। अगले का कहना था कि आप इसे 95% सही मान के चलिए, नीतीश कुमार जब तक सक्रिय राजनीति में रहेंगे निशांत नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने इस बात पर जरूर अपनी स्वीकार्यता प्रदान की कि निशांत जब भी आएंगे वो हरनौत से ही आएंगे। वो हरनौत से क्यों आएंगे, नहीं आएंगे, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि हरनौत और नीतीश कुमार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। अब आते हैं वापस अशोक चौधरी को बात को लेकर के। देखिए पंकज जी,
जिस तरीके से मेरी एक नहीं बल्कि कई टॉप सोर्सेज से बातें हुई, उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि जो भी टॉप लेवल के लीडर हैं, जो दिल्ली से लेकर के नीतीश के सीएम नीतीश कुमार के आवास तक की राजनीति में शामिल होते हैं, उनमें कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये काम भी हो रहा है। ये सारी बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उन जिस सोर्सेज से मेरी बात हुई उसने एकदम दावा ठोक के कहा कि 4 से 5 ऐसे नाम हैं जिन्होंने पूरे खेल को रचा, और उसके बाद से जदयू के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जदयू को अब जवाब देते नहीं पड़ रहा है, और इस एक स्टेप के कारण जदयू डिफेंसिव मोड में आ गई है, और वो अशोक चौधरी के दामाद को लेकर के है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्पष्ट है कि अशोक चौधरी के इस स्टेप को लेकर के जदयू में नाराजगी है। देखिए, इस बात से सुजीत कोई इनकार नहीं कर सकता कि सायन कुणाल जो कि अशोक चौधरी के दामाद हैं, उनके पिता ने बहुत सारे धार्मिक कार्य किए हैं, और धार्मिक ही नहीं सामाजिक कार्य भी किए हैं। उनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन सायन कुणाल की भूमिका जो भी रही हो, इसको लेकर के चर्चा किया जाना बाकी है। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अशोक चौधरी ने जिस तरीके से प्रेस में आकर के कहा कि वो आरएसएस कोटे से आए, क्या इस बात में दम है? आपकी बीजेपी के किसी नेताओं से बात हुई? आरएसएस के जो प्रचारक हैं, नेता हैं, जो संगठन का काम देखते हैं, उनसे बात हुई है? इस बात में दम है क्या? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरएसएस के भी कई समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं से मेरी बात हुई। वो काफी नाराज थे इस बात से कि क्या आरएसएस को अगर बिठाना ही है तो सायन कुणाल को किस आधार पर बिठाया गया। कई लोगों ने मुझसे बात की, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा। क्या आरएसएस के पास लोग नहीं है? तो इस तरह की जो बात है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पटना के राजनीतिक गलियारे में चर्चा क्या है? क्या आरएसएस की स्वीकृति थी? क्या बीजेपी का दबाव था? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार एक बात तो कह सकते हैं कि मांझी जी ने अपने दामाद को बनाया, चिराग जी ने अपने बहनोई को बनाया, तो वो हमारे घटक दल हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसको चुने, और गठबंधन की हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें इसको मानना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार खुद मान रहे हैं और उनकी पार्टी में ये चल रहा है, और फिर उनके नेता कहते हैं कि आरएसएस का दबाव था। इसका मतलब क्या निकाला जाए? जरा इस पर से भी पर्दा हटाइए। देखिए पंकज जी, मेरी इस विषय में मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन पहले ही बात हो रही थी, और जिससे मैंने सवाल किया उनका पहला रिएक्शन हंसी के रूप में था। उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये तो पहली बार सुनने को मिल रहा है कि हमारा भी कोई कोटा होता है। पहली बात। दूसरी बात, आवाज में तल्खी थी। उनका ये कहना था, बीजेपी के कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि एक गलती को ढकने के लिए लगातार गलती पे गलती की जा रही है, ये उचित नहीं है। आरएसएस कोटा जो है बिहार में, ये पहली बार अगर इंट्रोड्यूस हुआ तो ये अशोक चौधरी के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसको लेकर के बीजेपी भी सकते में है कि भाई ये कौन सा ऐसा कोटा है जो हमें भी नहीं पता था। आरएसएस के यहाँ पे प्रचारक हैं, हालांकि मैंने संपर्क करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई उनसे, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं कह सकता कि वो क्या सोच रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो हंस रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ये इस कोटे के बारे में पहली इंट्रोडक्शन जो है वो अशोक चौधरी ही कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि गलती को छुपाने के लिए और गलती की जा रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए, आप बने रहिए। आप हाँ, बोलिए 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 बोलिए। बीजेपी, पंकज जी, बीजेपी के जो सोर्सेज मेरे अपने हैं वो इस बात को लेकर के नाराज हैं, साथ ही साथ उस बयान को लेकर के भी नाराज हैं। उसमें आरएसएस को, उनका कहना है कि आरएसएस को घसीटा जा रहा है। घसीटा जा रहा है, ये बिल्कुल उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। अब घसीटा जा रहा है कि नहीं घसीटा जा रहा है, ये अशोक चौधरी बताएंगे। कोटा क्या होता है, लेकिन जहां तक बिहार में आरएसएस कोटे की बात थी, लिटरली अगर देखा जाए तो ये इन नियुक्तियों के पहले कम से कम बिहार की राजनीति में आरएसएस कोटा कभी सुनने को नहीं मिला था। चलिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। जेडीयू में कई नेता नाराज हैं। ललन सिंह को पता नहीं था, विजेंद्र यादव को पता नहीं था, और आप जिनसे बात कर रहे थे उनको भी पता नहीं था। और कुछ नेता जो जेडीयू के सही में शुभचिंतक माने जाते हैं और विरासत को लेकर चिंतित हैं, वो इस डेवलपमेंट पर नाराज हैं। दीपक कोचगवे साहब, आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लग रहा है कि जो जेडीयू के भीतर हुआ है, जेडीयू भी अब परिवारवाद पर बहुत कुछ बोल नहीं पाएगी?
एक बड़े अधिकारी की पत्नी सदस्य बनती हैं और उसको लेकर के बहुत चर्चा हुई। उनका नाम नहीं था, वो जो सदस्य बनी है उनके पिता का नाम था, ये भी काफी चर्चित है। और दूसरा, मंत्री जी के दामाद बन जाते हैं, फिर वो आरएसएस कोटे की बात करते हैं। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि आरएसएस भी इस बात से इनकार कर रहा है, नाराज है। बीजेपी भी नाराज है। एक झूठ को ढकने के लिए कई झूठ बोले जा रहे हैं, ये हमारे संवाददाता कह रहे हैं। मैं दीपक कोचगवे साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई जेडीयू अपने लाइन से भटक गई है और वजह यह है नीतीश कमजोर हैं स्वास्थ्य की वजह से? देखिए, आपने जो कहा कि आरएसएस का नाम घसीटा गया, और आपने ये कहा कि अशोक चौधरी ने अपने दामाद को सदस्य बनाया धार्मिक न्यास बोर्ड का। तो अशोक चौधरी, मैं ये कहता हूँ, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि वो किशोर कुणाल का के पुत्र हैं मेरे दामाद बाद में, पर सच्चाई तो ये है कि अशोक चौधरी सायन कुणाल को शेखपुरा से चुनाव लड़ाने की पूरी कवायद कर रहे हैं। आपको मैं एक घटना बता दूं, फिर आरएसएस के बारे में बताऊंगा। एक बार आपको याद होगा कि भीम संवाद को लेकर अशोक चौधरी पूरे राज्य का दौरा कर रहे थे, बरबीघा पहुंचे थे। बरबीघा, वहां के जो एमएलए हैं, राजू सिंह के पौत्र हैं सुदर्शन सिंह, उनसे उन्होंने कोई ताल्लुकात नहीं की और वहां सभा भी की, जिसको का कंप्लेन उन्होंने किया था तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से कि हमें नहीं पूछा गया था। जब ललन सिंह ने पूछा था इनसे कि आप यहीं जाते हैं तो हमें क्यों नहीं बताते हैं, तो इन्होंने क्या कहा था कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। उस समय ये कहा, ये चर्चा हुई थी कि अब तो अशोक चौधरी पर कार्रवाई होगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के फाउंडर माने जाने वाले ललन सिंह को अशोक चौधरी ने बहुत ही बुरी तरह से बोला, मगर कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई और उनका राजनीतिक सफर चलता रहा। तो सुदर्शन और इनका जो ये पहले से अब चाह रहे हैं कि इनका एमएलए में, विधायक में इनकी जीत हो, ये चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी कुणाल बड़े धार्मिक आदमी, बड़े सामाजिक आदमी, राम मंदिर ट्रस्ट में भी रहे, बहुत कुछ उन्होंने किया। वो एक बात बनती है कि उनके पुत्र को कुछ उस धार्मिक न्यास बोर्ड के चेयरमैन भी रहे किशोर कुणाल, तो वो बन सकता था। मगर इन्होंने जो आरएसएस की बात की और ये मामला फेंक कर ये बचाने की कोशिश की, ये जनता दल यूनाइटेड के नहीं है, ये आरएसएस के हैं। अब ये तो ये मामला तो नीतीश कुमार के अब गले कहाँ बैठेगी। और दूसरी बात, आपने जिस अधिकारी की पत्नी की बात कही और कहा गया कि नीतीश कुमार को यानी उन्हें जानकारी के बगैर ये सब हुआ, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही 6 बोर्डों के गठन का इनिशिएटिव लिया था और कहा था कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको वहां दिया जाए। तो वो नीतीश कुमार के फाइल बिना सिग्नेचर के वो काम नहीं हुआ होगा। ये बात अलग है कि आरएसएस के कहने के बाद, देखिए अशोक चौधरी के ऐसे नेता रहे हैं कि जो 1914 से और आज तक विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्हें कांग्रेस ने भी विधान परिषद का सदस्य बनाया और नीतीश कुमार तो लगातार बनाए। और नीतीश कुमार जितना मानते हैं, आपने कभी कभी फुटेज देखा होगा कि नीतीश कुमार ने कैसे उन्हें एक बार गले से लगाया था और भीम संवाद में कहा था कि आप शानदार भीड़ जुटाई है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में इसको लेकर नाखुशी तो जरूर है कि आखिर अशोक चौधरी में क्या है कि नीतीश कुमार उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसको लेकर भले बोल नहीं पाते हो। कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था जब 2020 में वो चुनाव हार गए थे, 43 सीट पर आ गए थे, तो उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया था पार्टी का। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कंसेंट
के बगैर चलिए शायद नहीं आ, हुआ आ, आ, होगा। और मुझे जो खबर लगी आप है, दीपक ये जी, खबर में है, दीपक जी, आप जो बात कह रहे हैं वो शेखपुरा नहीं बरबीघा की बात है। दरअसल बरबीघा से चुने गए हैं सुदर्शन जी। बरबीघा अशोक चौधरी का घर भी है और ये बात सच है। अंदर खाने ये खबरें बहुत जी जोर जी। से चली थी कि वो अपने दामाद को, सायन कुणाल को, वहां से लड़ाना चाहते हैं। कहा यह जाने लगा कि सुदर्शन इसी वजह से बरबीघा नाराज से, थे। जी। उन्होंने ललन सिंह से शिकायत की थी और जब विश्वास मत का समय आया था तो सुदर्शन भी गायब थे। देर रात वो होटल में पहुंचे थे। देर रात जब सदस्यों को जो जी विधायकों जी। को एकजुट किया जाने लगा तो सुदर्शन काफी समय तक, घंटों गायब थे। और इसलिए अशोक चौधरी के ऊपर सवाल उठ रहा था। वो सारी बात सही है। विजय श्रीवास्तव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। नीतीश कुमार के फैसले, और वो भी राजनीति जब उनका अवसान की ओर हो, उम्र हो चला हो, अब उनके विरासत को ढूंढा जा रहा है, जेडीयू को बचाएगा कौन। और जिस परिवारवाद से नीतीश कुमार हमेशा दूर रहे, उनके ही रिजीम में, उन्हीं के समय में, उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री अपने दामाद को आयोग का सदस्य बना लेते हैं, एक अफसर अपनी पत्नी को बना लेते हैं। और जो पार्टी परिवारवाद के नाम पर सालों से आरोप झेल रही है, आरजेडी, अब वो खुल करके अटैक करने लगती है। आपको नहीं लगता कि जेडीयू के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अंदर बहुत चर्चा है, लोग बहुत नाराज हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो आग लग रही है जेडीयू के भीतर कि हम अपना प्रमुख अस्त्र जिसके सहारे आरजेडी पर हमलावर होते थे, उसी की धार कुंद कर रहे हैं, और वो कुंद करने में हमारे पार्टी का एक बड़ा नेता शामिल है? देखिए पंकज साहब, एक चीज स्वीकारने की बात है। अभी जो चीज हाईलाइट हो रहा है उसका कारण कोई आज का नहीं है, कारण बहुत पुराना है। हम ये कहना चाहते हैं कि जदयू की जो मूल आइडेंटिटी है, उस मूल आइडेंटिटी से जुड़े क्या जदयू को चलाने वाले लोग हैं क्या? इसको गौर से देखा जाए। जदयू के जो मालिक हैं, कई मालिक हैं, वो जदयू के मूल आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं क्या? और दूसरी बात कि जो जदयू से मूल आइडेंटिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका जनाधार है, उनको स्थान मिला क्या? तो ये तो आज नकल होना ही था। आप देखिए कैसी कैसी बातें हो रही है कि आरएसएस का कोटा, और दूसरी बात आई कि नीतीश जी को पता नहीं था ये हो गया। दुनिया का कोई व्यक्ति इसको विश्वास कर सकता है क्या? आरएसएस का कोटा सत्ता में, ये तो पहली बार बिहार से ही बात चली है। आरएसएस को तो इसमें सबसे पहले अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि सत्ता में मेरा कोई कोटा नहीं होता, हम कोई कोटा नहीं चाहते, हम कोई कोटा मांगते नहीं। तो इस तरह की बात करने वाले को दंडित किया जाए या फिर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए। तो ये जो हो रहा है जदयू में, और शायद चुनाव के पहले और भी बहुत कुछ हो सकता है, जिसकी संभावनाएं आज से नहीं बहुत पहले से लगाई जा रही है। मालिक उसके कौन कौन है ये देखिए आप गौर से पंकज साहब, कि कौन कौन मालिक हैं। और ये किस तरह की राजनीति का असर हो गया कि जो वर्षों, जिनका जन्म किसी दूसरे पार्टी के संस्कृति में हुआ, जो किसी पार्टी में बड़े बड़े पद पर रहे, और ओवरनाइट वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और फिर वहाँ मालिक हो जाते हैं। तो फिर वो जिस पार्टी में आए, वो तो क्या उस पार्टी की मूल आइडेंटिटी के समकक्ष हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो ये सब होगा, निश्चित रूप से होगा। आज जो दलित के नेता हैं, रियल में दलित के नेता हैं और जदयू से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं, शुरू जदयू के शुरुआती काल से, उनको कोई कैपेसिटी में कभी रखा गया क्या? या फिर जदयू की जो मूल आइडेंटिटी है उसमें जो और भी जो जनाधार वाले लोग हैं, उनको कभी महत्व मिला क्या? महत्व किनको मिला? जो जदयू के मूल आइडेंटिटी से बहुत दूर वाले लोग हैं। अब उसका फार्मूला जो है माननीय नीतीश जी के इर्द गिर्द प्रवेश करने का, उस फार्मूला को अपना के वो माननीय नीतीश जी के इर्द गिर्द चले गए। और अभी जो जो माननीय नीतीश जी की जो स्थिति है स्वास्थ्य संबंधी, उसका लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। उसको तो ऐसे लेना चाहिए कि जिस कमरे में जदयू का खजाना है, उसके कई दरवाजे हैं, सब दरवाजा खुला हुआ है। जो माइंड सेट बना लिया कि हमको जाना है और खजाने में से कुछ लूट के ले आना है, स्थिति तो यही है अभी। इतना अच्छा वो बिहार चल रहा था, इतना स्मूथली चल रहा था
और जो प्रॉब्लम कभी दूर तक होना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, वो सब प्रॉब्लम अभी इशू बन रहा है और इशू बनेगा और भी आगे बनेगा। जो स्थिति है, काहे कि जो जदयू के मूल मालिक जिनको होना चाहिए वो तो है नहीं कोई मालिक अभी। नीतीश जी जब माननीय नीतीश जी जब स्वस्थ थे तो सारी बातों को गंभीरता से लेते थे। अब वो उनकी अनुपस्थिति में जो जो मालिक हैं उनको तो जदयू के मूल आइडेंटिटी, जदयू का कैसे जन्म हुआ, जदयू की परिकल्पना क्या थी, जदयू के पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य था, क्या उसकी भावनाएं थी, उससे तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जो मालिक बैठे हुए हैं बन के, वो तो सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, कोई अपनी पत्नी का, कोई दामाद का, कोई बेटी का। तो ये सब तो बिहार की राजनीति को एक तरह से कलंकित करने का भी प्रयास हो रहा है मेरी समझ से। चलिए, कोई आप ये बात कह रहे हैं और मैं एक सवाल की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ये सवाल मेरे नहीं है, तेजस्वी यादव के हैं, और तेजस्वी यादव ने ये सीधा सवाल प्रधानमंत्री से किया है। इसलिए देख लीजिए, जो परिवार, जो पार्टी परिवारवाद के नाम पर सालों से गिर रही थी, अब वही पार्टी इस परिवारवाद को मुखरता से उठा रही है, जोरदार तरीके से बोल रही है। सातवां सवाल, क्योंकि आप सबको पता है तेजस्वी यादव ने 12 सवाल पूछे और 12 सवाल में सातवां सवाल यह है, और प्रधानमंत्री से पूछे कि क्या आज की रैली में आप एनडीए नेशनल दामाद आयोग में मनोनीत गठबंधन के जमाइयों को सम्मानित करेंगे। सुजीत, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जितने मुखरता से बोलते रहे हैं, नीतीश कुमार जितनी मुखरता से बोलते रहे, प्रधानमंत्री तो ठीक है, कह देंगे, बीजेपी कह देगी कि भाई ये हमारे घटक दल हैं, ये इनका प्रेरोगेटिव है, ये किसको चुने नहीं चुने। लेकिन ठीक है, सवाल तो एनडीए के ओवरऑल लीडर पर भी बनेगा, पर बड़ा सवाल उठेगा नीतीश कुमार पर, जो कि एक कह लीजिए कि एक लोकल पार्टी, मतलब क्षेत्रीय दल होने के बावजूद उन्होंने परिवारवाद को कभी प्रश्रय नहीं दिया। और विजय श्रीवास्तव साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जिनका मूल आधार है वो क्या सत्ता में किस हद तक भागीदारी निभा रहे हैं, क्योंकि जो मूल आधार वाले लोग तो दूर दिखाई पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार सर्वोपरि नेता हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके पास तो जेडीयू का कोर वोट बैंक है नहीं। यही तो कह रहे थे विजय श्रीवास्तव साहब। तो सवाल बड़ा ये है कि तेजस्वी यादव ने भी नेशनल दामाद आयोग कह करके और फिर से सवाल पूछा है। आपने जरूर बात की होगी और आपके पास जानकारी भी है कि बीजेपी में लोग क्या महसूस कर रहे थे, क्योंकि आज तो प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ दिया भी है बिहार वासियों को, 10,000 करोड़ के आसपास की सौगात दी है। चलिए, इस पर बहुत सवाल उठाना ठीक है, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, बहुत तरह की बात कर सकते हैं, पर सवाल ये उठता है कि इस बारे में जेडीयू और बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे, जब तेजस्वी यादव अपने 12 सवालों में एक सवाल के रूप में इसको भी शामिल किया है। देखिए पंकज जी, जैसा विजय जी अभी कह रहे थे कि जो जदयू के मूल नेता रहे हैं वो कहाँ है, बिल्कुल सही बात है, एकदम उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जिससे बात हुई इस पूरे मामले में, वो मैंने शुरू में ही कहा था कि वो समता पार्टी के वक्त से नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं। बीच में वो एक आयोग के मेंबर थे, अभी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी बहुत शानदार ट्यूनिंग है। तो ये बात यहाँ पर आके बिल्कुल फिट बैठती है कि जदयू के जो पूर्व सिपाही थे वो आज कहाँ है, और जो दूसरी पार्टी से आते हैं वो कहाँ है, उनकी बेटी कहाँ है, उनका दामाद कहाँ है। ये बात यहाँ पे तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तेजस्वी के नेशनल दामाद, देखिए पंकज जी, इस बात को लेकर के तेजस्वी शुरू से ही हमलावर है। तेजस्वी ने तो 2-3 दिन पहले भी कहा था कि क्या प्रधानमंत्री आएंगे तो जो भी दामाद है उनको माला पहना के स्वागत करेंगे। तेजस्वी इस पूरे मामले को हल्के में नहीं छोड़ना चाहते हैं, तेजस्वी इस पूरे मामले को तह में लेकर के जाना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर के बीजेपी में जब मेरी बातचीत हुई थी तो बीजेपी के नेताओं का कहना था कि ये पार्टी का मामला, ये सरकारी मामला है, आप ध्यान दीजिएगा, ये सरकारी मामला है और सरकारी मामला में क्या कहा जाए, बचते हुए नजर आए। स्पष्ट रूप से यह है कि तेजस्वी ने जिन सवालों को उठाया था उसका जवाब नहीं है। अगर जवाब होता, अगर एक वाजिब जवाब होता तो निश्चित है वो काउंटर करते। जदयू से जब मैंने ये सवाल किया था कि क्या ऐसी जो तेजस्वी कर रहे हैं, ये जो बातें कह रहे हैं,
कि दामाद का स्वागत होगा नहीं होगा, तो जदयू से भी मुझे यही कहा गया कि ये सरकार की नियुक्ति है, इस पर हम लोग पार्टी विशेष क्या कह सकते हैं। यानी कि जो तेजस्वी जो घेरना चाहते हैं जिन मुद्दों पे, वो घेर चुके हैं। ना बीजेपी को जवाब देते बन रहा है, ना जदयू को जवाब देते बन रहा है। बीजेपी सीधे सीधे कह रही है कि हमारे जो भी हमारे तरफ से तो इसमें कुछ है ही नहीं, एक आरजेडी से है, सॉरी एक आरएलएसपी से है, एक आरएलएम से है और एक जदयू से है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, बीजेपी इस चीज को जरूर कह रही है कि भाई सवर्ण आयोग में जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन पे किसी से के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन जिस 3 पॉइंट क्वेश्चन को लेकर के तेजस्वी चल रहे हैं, वो तो घेर चुके हैं, कंटिन्यू बातें कर रहे हैं, कंटिन्यू सवाल उठा रहे हैं। और मजे की बात यह कि आज प्रधानमंत्री आए भी, हालांकि ऐसी तो उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री इस मामले पे कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जहां तक मैंने प्रधानमंत्री के स्पीच को देखा था। जी पंकज जी। चलिए, आपने इस स्पीच को देखा था, तो अब चूंकि अभी काफी हेक्टिक है, आपको आने वाले दिनों में ये दिखाई पड़ रहा है विजेंद्र यादव सरीके नेता मुख्यमंत्री से मिल करके या श्रवण कुमार जैसे नेता सीएम से मिल करके इस बारे में सवाल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि पार्टी के इमेज के लिए ये ठीक नहीं है, इसलिए कुछ और सोचा जाना चाहिए। पंकज जी, मैं यहाँ पे अपडेट देना चाहूंगा। मैंने 2-3 दिन के पहले के अपने लाइव में भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ, जिन सोर्सेस से मेरी बात हुई थी उन्होंने वो सोर्स मेरा अलग था, आज का सोर्स मेरा अलग है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको क्या लगता है ये सब चीज नीतीश जी झेलेंगे क्या, और आपको पता नहीं है नीतीश जी कैसा डिसीजन लेते हैं, ज्यादा कुछ होगा तो सब डिफंक कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया। और साथ मैंने कहा कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है कि आप पूरा डिफंक कर देंगे। उनका ये कहना था कि आपत्ति जता देना ही बहुत कुछ हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि मैंने अपने 2 दिन के पहले प्रोग्राम में, जिस दिन आपने इसी मुद्दे पे प्रोग्राम किया था, तो मैंने इस चीज को बताया था कि जो जदयू के जो टॉप सोर्सेज हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार डिसीजन हार्ड लेने में हिचकते नहीं है। हाँ, कुछ ये बात जरूर कही गई थी कि वो कुछ दिन के बाद हो सकता है कि इस बारे में सोचे। अब वो हो सकता है कि पीएम का दौरा हो या फिर अन्य कोई राजनीतिक व्यवस्था हो, उसके बारे में क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे। इसीलिए उन्होंने, जिन सोर्सेज से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो उन्होंने एक मुकम्मल आसपास की तारीख भी बताई थी जिसका जिक्र भी मैंने किया था। तो जो सोर्स मेरा उस दिन का था उसने यही बात कही, और आज का सोर्स भी यही कह रहा है कि ज्यादा कुछ होगा तो नीतीश जी ज्यादा मौका नहीं लेने वाले हैं, सीधे सीधे मामला रफा दफा कर देंगे। नहीं, ये ठीक बड़ा है, इंटरेस्टिंग ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आरजेडी बहुत उत्साहित है, उसको लग रहा होगा कि अब परिवारवाद का मुद्दा इनके लिए खत्म हो गया है, ये हम पे आक्रमण नहीं कर पाएंगे परिवारवाद को लेकर। बिल्कुल पंकज जी, आरजेडी के लिए तो बस ये समझिए कि एक लॉटरी लगी हुई है। तो चाहे उसके छोटे नेता हो फिर बड़े नेता हो, वो इसको पूरे दोनों हाथ से, जिसको बोलते हैं यूज करना, दोनों हाथ से यूज कर रहे हैं। और तेजस्वी जब हमलावर हैं, जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के अन्य सारे नेता तो सवाल तो करेंगे ही करेंगे। तेजस्वी तो खुद इस मामले को लेकर के हमलावर हैं, रोज 4 सवाल दाग रहे हैं। सवाल भी ऐसे दाग रहे हैं, 3 पॉइंट सवाल दाग रहे हैं कि जदयू को और बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। चलिए, तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं यही विजय श्रीवास्तव साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि अब इस बार के चुनाव में आपको लगता है कि परिवारवाद का मुद्दा चल पाएगा जनता के बीच में? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं, झारखंड में भी बीजेपी का ये मुद्दा काम नहीं कर पाया था, चंपई सोरेन के बेटे, और आपको पता है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की बहू भी चुनाव लड़ रही थी, कई लोग के बेटे भी चुनाव लड़ रहे थे, और इसलिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बीजेपी ने परिवारवाद का आरोप मढ़ने का प्रयास किया, वो कहीं भी कारगर नहीं दिखा। आपको लग रहा है बिहार से भी ये मुद्दा आने वाले चुनाव में गायब दिखेगा? बिहार का दुर्भाग्य ये है कि 52 के चुनाव से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं प्रदेश में, और पिछले चुनाव में जो जात पात आधारित मानसिकता थी, वो आने वाले के समय के साथ साथ मिनिमाइज नहीं होकर मैक्सिमाइज हो रही है। और इस बार के चुनाव में जात पात आधारित चुनाव ही हावी रहेगा,
और उस माहौल में ये परिवारवाद कहीं मुद्दा बनता ही नहीं है और बनेगा भी नहीं। लेकिन इस बीच में हम एक चीज कहना चाहेंगे कि आज के डिबेट का जो मूल उद्देश्य है वो आ, इनके आज जो मेन है, आप कहेंगे, ये आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आरसीपी जैसे मूल्यवान व्यक्ति का जदयू में प्रवेश हुआ, उनकी विदाई हो गई, फिर मनीष वर्मा जी आए, कुछ दिनों के बाद उनको ठंडा किया गया और अभी फिर उनको प्रमोट किया जा रहा है। और तीसरी सबसे मूल्यवान बात हम कहना चाहेंगे, आज तेजस्वी एक सुलझे हुए और मजे हुए नेता के रूप में बिहार में स्थापित हो चुके हैं। लेकिन इस स्वरूप में आने में उनको वर्षों लगे ना, तो वर्षों जब लगे और पूरा बिहार उसका गवाह है कि तेजस्वी का जो ट्रेनिंग पीरियड था, जो प्रोबेशन पीरियड था, काफी लंबा था, और उसके बाद तेजस्वी आज बिहार का मूल्यवान और भावी नेता के रूप में अपने आप को डेवलप कर लिए हैं। तो फिर ये जो नीतीश जी के जो लड़के हैं, उनको तेजस्वी जी के पैटर्न पर प्रोबेशनर के तौर पे क्यों नहीं उनको संघर्ष में जाने दिया जाता है? जैसे अभी वो बताया जा रहा था कि इस बार वो नीतीश जी के बाद ही वो अपनी सक्रियता निभाएंगे, तो सक्रियता ओवरनाइट उसमें तेजस्वी के समतुल्य हो जाएंगे क्या? यदि कौन ऐसी शक्ति है, हम मेरा इशारा ये है कि कौन ऐसी शक्ति है जो आरसीपी को, इतने मूल्यवान व्यक्ति को निकालने में सफल हो गया। मनीष वर्मा जी के प्रवेश के बाद उनको कोल्ड बॉक्स में फर्स्ट पेज में डाल दिया गया, फिर मनीष वर्मा जी अपनी योग्यता के बल पर अभी प्रमुख धारा में अभी चल रहे हैं, और नीतीश जी के लड़के को वो संघर्ष में शामिल होने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों उनको क्या कहता है, एक बंद कमरे में उसको रखा जा रहा है? तेजस्वी को डेवलप होने में जितना समय लगा, नीतीश जी के लड़के को भी लगेगा। तो ये जो कुछ एक कारण है, कुछ जो शक्तियां हैं जदयू के भीतर, उसको चिन्हित करना चाहिए जदयू के शुभचिंतकों को, और क्या कहता है, बिहार के जो जदयू से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ हैं उनको, यदि वो चिंता करते हैं जदयू की, तो ये बहुत गंभीर मसला है, इसकी चलिए, जांच होनी चाहिए। जो और सुजीत गंभीर जी पटना में गंभीर रहते हैं। मसला है, और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा दीपक कुछ गवे जी, आने वाले चुनाव में क्या आप ये देख पा रहे हैं कि अगर जेडीयू, जबकि मेरे मेरे संवाददाता कह रहे हैं कि ये आयोग निरस्त होगा, उनके सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कड़े फैसले लेंगे, तो सवाल गंभीर ये है कि फैसला भी तो ये नीतीश कुमार का ही है। अब कड़े फैसले इसलिए लेंगे क्योंकि उनको अपना फैसला गलत दिखेगा। इसमें सवाल उठता है कि उनको गलत समझाने वाले लोग कौन हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और नीतीश कुमार तो बौद्धिक रूप से पहले से इतने दक्ष रहे हैं कि उनको कोई गलत तो समझा नहीं सकता है, इसलिए कई सारी बातों को बल मिलता है कि आखिरकार इन दिनों नीतीश कुमार ऐसी गलत बातें क्यों मान लेते हैं, जिसको लेकर के उनके इमेज पर ही बड़ा सवाल उठता है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे और कहेंगे, इन्होंने एक सवाल और किया तेजस्वी यादव ने कि आप नवीन पटनायक को लेकर के बहुत कुछ बोल रहे थे, क्या आप नीतीश कुमार के लिए यही बोलेंगे बिहार में? ये दोनों सवाल एक दूसरे से लिंक्ड है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या परिवारवाद का मुद्दा कुंद होता दिखाई पड़ रहा है, कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए राजद बढ़ चढ़ करके बोल रही है, क्योंकि अब राजद को लग रहा है कि जेडीयू भी इसमें गिर गई है। देखिए, आपने जो अभी कहा था, झारखंड का हवाला दिया था, वो हवाला बहुत अच्छा आपने हवाला दिया। मैं बता रहा हूं, जिस पार्टी पर लगातार परिवारवाद, और उसको वो परिवारवाद से हटने का नाम नहीं ले, तो तेजस्वी यादव ने बड़ा अच्छा गेम किया, ताकि जो परिवारवाद का आरोप हमारे पार्टी पर लगता है, वो परिवारवाद कुंद हो जाए, खत्म हो जाए। तो आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय तेजस्वी यादव ने एक लिस्ट जारी की थी कि बीजेपी और एनडीए में परिवारवाद का कौन कौन सा चेहरा है, कौन कौन परिवारवाद करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि उस समय परिवारवाद का जो की जुबान थी वो कमने लगी, और कमते कमते अब ये चुनाव में ये काउंटर करके तेजस्वी यादव ने अपने ही जाल में फंसने की कोशिश की। हालांकि अशोक चौधरी ने जिस तरह से
उनके परिवार पर कहा, तो तेजस्वी यादव इस परिवारवाद के मुद्दे को खत्म करके वो चाहते हैं कि जो मुद्दा हमारे परिवार पर लगता है, अब इसकी जुबान से अब परिवारवाद की बात न निकले, इसीलिए उन्होंने दामाद आयोग की बात कही। उन्होंने अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री की बात कही कि मुख्यमंत्री को नहीं बताया गया, और उन्होंने उस उच्च अधिकारी की बात की, और लगातार वो परिवारवाद के खिलाफ बोलने लगे। जो परिवारवाद से ही उठ रहा है और उससे अभी तक उभर नहीं पा रहा है, तो उस परिवारवाद को खत्म करने की पहली ये साजिश, पहली ये कोशिश लोकसभा के चुनाव में हुई थी, और ये कोशिश अवर जो तरह से वो मुखर है वो उसको खत्म करने की कवायद है उनकी। दूसरी बात आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री कड़े फैसले लेंगे, फैसले तुरंत लिए जाते हैं, और इमरजेंसी फैसला जो बुरी तरह से वायरल हो चुका, और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बिना नॉलेज के ये काम हुआ है। वैसे मैं मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो किसी के समझ से बाहर नहीं पता कर सकते। हालांकि कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि हो सकता है कि वो कुछ मंत्रियों का प्रेशर हो, जैसे आपने जिन मंत्रियों का नाम लिया, और मुझे ये लगता है, लेकिन सवर्ण आयोग में भी जिस तरह का कि वहां पर सवर्ण आयोग में भी राजीव रंजन को उपाध्यक्ष बनाया गया, जनता दल यूनाइटेड को, ठीक है, एक कार्यकर्ता को बनाया गया, और महाचंद्र प्रसाद को जब बनाया गया तो महाचंद्र प्रसाद कभी इधर कभी उधर, कभी जीतन राम मांझी के साथ, कभी नीतीश कुमार के साथ, तो महाचंद्र प्रसाद को बनाने के को लेकर एक, मैं नहीं कहता हूं मनमानेंगे, मगर जिस तरह से 6 आयोगों में बहुत कर्मठ कार्यकर्ताओं को नहीं लिया गया, ये कार्यकर्ताओं ने शिकायत की अपने बड़े नेताओं से कि हम लोग तो झंडा ही ढोते रहेंगे, और जो परिवार के लोग हैं वो आयोग में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए, बिल्कुल 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 दीपक साहब आप जो कह रहे हैं वो बहुत पर्टिनेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुजीत जरा ब्रीफ में बता दीजिए कौन कौन नेता इस फैसले से दुखी हैं जेडीयू के भीतर? आप खुल करके नाम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? ये पंकज जी, मेरे जो सूत्र कह रहे हैं उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के सीएम नीतीश कुमार के केंद्रीय लेवल के डिसीजन में साथ रहते हैं, उनमें सब में नाराजगी है। जैसे कि मेरे सूत्र ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर विजेंद्र यादव होते इन सारे मामलों में तो ये चीजें नहीं होती, यानी कि विजेंद्र यादव को इन चीजों से अलग है और उनको अंदर भी नाराजगी है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसे नाम उन्होंने मुझे बताए थे मेरे सूत्रों ने, लेकिन वो नाम उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड में कहा था। मैं उनकी भावना को सम्मान करते हुए मैं यहाँ पे नाम नहीं बता सकता, लेकिन एक शब्द मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो टॉप लेवल के जो भी जदयू के जो हैं, जो टॉप डिसीजन लेते हैं, उनमें लगभग सब में इस बात को लेकर के नाराजगी है। चलिए, तो इस बात को लेकर के नाराजगी है जो डिसीजन लेते हैं, पर यह समझ से परे है कि अगर अशोक चौधरी ने ये काम खुद से कराया है तो तब भी कैसे करा लिया, ये भी सोचने और समझने की बात है कि आखिर तब भी वो कैसे करा लिए। क्या मनीष वर्मा नहीं जान पाए या कुछ कर नहीं सकते हैं? क्या विजय चौधरी नहीं रोक पाए या जान करके चुप रह गए? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं, पर यह मामला पार्टी के भीतर भी तूल पकड़ रहा है, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज जरूर आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि नीतीश कुमार जिसके मुखर विरोधी सब दिन रहे, राजनीति के अंतिम पड़ाव पर अगर उनकी पार्टी के लोग कद्दावर मंत्री ये काम करने में लगे हों जैसा कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जेडीयू के शुभचिंतकों के लिए ये परेशानी का सबब जरूर बना होगा और बना हुआ भी है। तो संवाददाता सुजीत पटना से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय श्रीवास्तव जी, दीपक कुचगवे जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए धन्यवाद और नमस्कार। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।